हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 6 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कायाकल्प उपन्यास भाग 6। मुंशी ब्रजधर उन रेल के मुसाफिरों के थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते हैं, फिर बैठने की फिक्र करने लगते हैं और अंत में सोने की तैयारी कर लेते हैं। चक्रधर एक बड़ी रियासत के दीवान की लड़की को पढ़ाएं और वह इस स्वर्ण संयोग के लाभ ना उठाएं, यह क्यों कर हो सकता था। दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बातें करने में तो निपुण थे ही। दो ही चार बार मुलाकातों में उनका सिक्का जम गया। इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण कर लिया। एक दिन दीवान साहब के साथ वह रानी जगदीशपुर के दरबार में पहुंचे और ऐसी लच्छेदार बातें की, अपनी तहसीलदारी की ऐसी चीट उठाई कि रानी जी मंत्र हो गई। कोई क्या तहसीलदारी करेगा। जिस इलाके में था वहाँ के आदमी आज तक मुझे याद करते हैं। डींग नहीं मारता, डींग मारने की मेरी आदत नहीं, लेकिन जिस इलाके में मुश्किल से 50,000 वसूल होता था, उसी इलाके में साल के अंदर मैंने 2 लाख वसूल करके दिखा दिया। और लुप्त यह कि किसी को हिरासत में रखने की कुर्फी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे कार्यकुशल आदमी की सभी जगह जरूरत रहती है। रानी ने सोचा इस आदमी को रख लूं तो इलाके में आमदनी बढ़ जाए। ठाकुर साहब की सलाह की। यहाँ तो पहले से ही संसारी बातें सती बधी थी। ठाकुर साहब ने रंग में भी चोखा कर दिया। इनके दोस्त में ऐसी ही थे जिन पर लौंगी की असीम कृपा दृष्टि थी। दूसरी ही सलामी में मुंशी जी को 25 रुपये मानसिक की तहसीलदारी मिल गई। मुँह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया। सोने में सुहागा हो गया। अब मुंशी जी को 5 उंगली घी में थी। जहाँ महीने में एक बार ही भी महफिल ना जमने पाती थी, वहाँ अब 300 दिन जमघट होने लगा। इतने बड़े अलंकार के लिए शराब की क्या कमी। कभी इलाके में चुपकी से 10-20 बोतलें खिंचवा लेते, कभी शहर में किसी कालावार के घूस जमाकर 2-4 बोतलें ऐंठ लेते। बिना हट फिटकरी रंग चोखा हो जाता था। एक कहार भी नौकर रखा लिया और ठाकुर साहब के घर से 2-4 कुर्सियाँ उठा लाएं। उनके हौसले बहुत ऊंचे न थे, केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना जानते थे। इस नौकरी ने उन्हें हौसले को बहुत कुछ पूरा कर दिया, लेकिन वह चाहते थे कि इस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। राइसों का मिजाज एक सा नहीं रहता। मान लिया रानी साहब के साथ निभ ही गई तो खेती। रानी साहब आते ही पुराने नौकरों को निकाल बाहर करेगी। जब दीवान ही ना रहेगी तो मेरी क्या हस्ती। इसीलिए उन्होंने पहले से ही नए राजा साहब को यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। इनका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहब के चचेरे देवर होते थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशकों के 2 पीढ़ी तथा अन्य राज्य के आनंद भोगा था। अब रानी के निसंतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग उदय हुए थे। 2-4 गांव थे जो उनके दादा को गुजारे में के लिए मिले थे। उन्हीं में रहन बाय करके इन लोगों को 50 वर्ष काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिंह के पास अब इतनी भी संपत्ति न थी कि गुजर बसर के लिए काफ़ी होती। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। वह महारानी के पट्टीदार थे और इस हैसियत से निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सभी कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आती थी। दशहरे के दिन उत्सव मनाया जाता था। जन्माष्टमी के दिन जरूर धूमधाम होती। प्रातः काल था। माघ की ठंड पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी से स्नान किया और चौकी से उतरे, मगर खड़ाऊ उल्टे रखे हुए थे। कहार खड़ा था कि यह जाए तो धोती छाटूं। मुंशी जी ने उल्टे खड़ाऊ देखे तो कहार को डांटा, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि खड़ाऊ सीधे कर रखा कर, तुझे याद क्यों नहीं रहता। बता उल्टे खड़ाऊ पर कैसे पैर रखूं। आज तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कल से जो तूने उल्टे
खड़ाऊ रखे तो मैं इतना पीटूंगा कि तू याद करेगा। कहार ने कांपते हुए हाथ से खड़ाऊ सीधे कर दिए। निर्मला ने हलवा बना रखा था। मुंशी जी आकर एक कुर्सी पर बैठ गए और जलता हुआ हलवा मुंह में डाल दिया। बारे किसी तरह उसे निगल गए और आंखों से पानी पोंछते हुए बोले, तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं होता। जलता हुआ हलवा सामने रख दिया। आखिर मेरा मुंह जलने से तुम्हें कुछ मिल तो नहीं गया। निर्मला, जरा हाथ से देख क्यों ना लिया। वर्जधर, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुंशी को उल्लू बनाती हो। तुम्हें खुद सोच लेना चाहिए कि जलता हुआ हलवा खा जाए तो मुंह की क्या दशा होगी। लेकिन तुम्हें क्या परवाह। लल्लू कहाँ है। निर्मला, लल्लू मुझसे कह के कहाँ जाते हैं। बाहर रात रहें, न जाने किधर चले गए। जाने कहीं किसानों की सभा होने वाली है, वहीं गए हैं। वर्जधर, वहाँ दिन भर भूखे मरेगा। न जाने इसके सिर से वो भूत कब उतरेगा। मुझसे कल दरोगा जी कहते थे कि आपके लड़के संभालिए, नहीं तो धोखा खाइएगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे इलाके में आदमी भी तो इन सभाओं में अपना जाने लगे हैं। मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं रानी साहब के कानों में भनक पड़ गई तो मेरे सिर हो जाएगी। मैं यह कहना मानता हूँ कि अहंकार लोग गरीबों को खूब सताते हैं, मगर किया क्या जाए। सताए बगैर काम भी तो नहीं चलता। आखिर उनका गुजर बसर कैसे हो। किसानों को समझाना बुरा नहीं, लेकिन आग में कूदना तो बुरी बात है। मेरी तो सुनने की उसने कसम खा ली है, मगर तुम क्यों नहीं समझाती। निर्मला, जो आग में कूदेगा आप जलेगा। मुझे क्या करना है उससे बहस कौन करे। आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो। वर्जधर, जरा ठाकुर विशाल सिंह के यहाँ जाता हूँ। निर्मला, दोपहर तक लौट आओगी ना। वर्जधर, हाँ। अगर उन्होंने छोड़ा, मुझे देखते ही टूट पड़ते हैं, तरह तरह की खातिर करने लगते हैं। दूध लाओ, मेवे लाए, जान ही नहीं छोड़ते। तीनों औरतों का खिस्सा छोड़ देते हैं। बड़े मिलनसार आदमी हैं। मंगला क्या अभी तक सो रही है। निर्मला, हाँ, जगा के हार गई, उठती ही नहीं। वर्जधर, यह तो बुरी बात है। बहू बेटियों को इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। इतने दिन चढ़े तक नहीं सोना क्या माने। यह कहकर मुंशी जी ने लोटे की पानी उठाया और जाकर मंगला के ऊपर डाल दिया। निर्मला हाहा करती रह गई। पानी पड़ते ही मंगला हड़बड़ाकर उठी और यह समझकर कि वर्षा हो रही है कोठरी में घुस गई। सर्दी के मारे काँप रही थी। निर्मला, सवेरे सवेरे लेके नहला दिया। वर्जधर, यह सब तुम्हारे लाड़ प्यार का फल है। खुद दोपहर तक सोती हो, वही आदतें लड़कों को भी सिखाती हो। निर्मला, स्वभाव सबका अलग अलग होता है। ना कोई किसी के बनाने से बनता है, ना बिगाड़ने से बनता है। माँ बाप को देखकर लड़कों का स्वभाव बदल जाता तो लल्लू कुछ और होता। तुम्हें पिए बिना एक दिन भी चैन नहीं आता। उसे कभी पीते नहीं देखा। यह सब कहने की बातें हैं कि लड़का माँ बाप की आदतें सीखते हैं। वर्जधर ने इसका कुछ जवाब न दिया। कपड़े पहने बाहर घोड़ा तैयार था, उस पर बैठे और शिवपुर चले। जब वह ठाकुर साहब के मकान पर पहुँचे तो 8 बज गए थे। ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। बड़ा तेजस्वी मुख था। वह एक काला दुशाला ओढ़े हुए थे, जिस पर समय का अत्याचार का चिन्ह ना दिखाई दे रहे थे। इस दुशाले ने उसके गोरे रंग को भी और भी चमका दिया था। मुंशी जी के मोड़े पर बैठते ही कहा, सब कुशल आनंद है ना। ठाकुर, हाँ, ईश्वर का दया है। कहिए, दरबार में क्या समाचार है। यद्यपि ठाकुर साहब रानी के संबंध में कुछ पूछना ओझापन समझते थे, तथापि इस विषय में उन्हें इतना प्रेम था कि बिना पूछे रहा न जाता था। मुंशी जी ने मुस्कुराकर कहा, वो सब वही पुरानी बातें हैं। डॉक्टरों को वो बाहर हैं। दिन में 3-3 डॉक्टर आते हैं। ठाकुर, क्या शिकायत है। मुंशी, बुढ़ापे की शिकायत क्या कम है। यह तो असाध्य रोग है। ठाकुर, उन्हें तो और मनाना चाहिए कि किसी तरह इस मायाजाल से छूट जाएं। दवा दर्पण का अब क्या जरूरत है। इतने दिन रात सुख भोग चुकी और अब भी जिया नहीं भरा। मुंशी, वह तो अभी अपने को मरने लायक नहीं समझती। रोज जगदीशपुर के 16 कहार पालकी उठाने की बेगार पकड़ कर लाते हैं। वैद्य जी को लाना और ले जाना उनका काम है।
ठाकुर अधेर है और कुछ नहीं। पुराने जमाने में तो खैर सस्ता समय था, जो 2-4 मजदूरों को मिल जाते थे, वहीं खाने भर को बहुत थे। आजकल तो एक आदमी का पेट भरने के लिए 1 रुपये चाहिए। यह महा अन्याय है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे कि इस प्रथा को क्यों कर चढ़ में उठा देता है। मुंशी, आपसे लोगों को बड़ी आशाएं हैं। चमारों पर भी यही आफत है। 10-12 चमार रोज साइंसी करने के लिए पकड़ बुलाए जाते हैं। सुना है इलाके भर के चमारों ने पंचायत की है, जो साइंसी करे उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब तो चमारों का इलाका छोड़ना पड़ेगा और दीवान साहब की साइंस नौकर रखने पड़ेंगे। ठाकुर, चमारों के इलाके से निकलना दिल्लगी नहीं है। ये लोग समझते हैं कि अभी वही दुनिया है जो बाबा आदम के ज़माने में थी। चारों तरफ देखते हैं, ये ज़माना पलट गया। यहाँ तक कि किसान और मजदूर राज्य करने लगे, पर अब भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। इस देश में न जाने कब यह प्रथा मिटेगी। प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे, मैं रियासत को क्या कर दिखाता हूँ। काया पलट कर दूंगा। सुनता हूँ पुलिस आए दिन इलाके में तूफान मचाती रहती है। मैं पुलिस के यहाँ कदम न रखने दूंगा। जालिमों के हाथों प्रजा तबाह हुई जाती है। मुंशी, सड़कें इतनी खराब है कि इसके गाड़ी की गुजर भी नहीं हो सकती। ठाकुर, सड़कों को दुरुस्त करना भी मेरा पहला काम होगा। मोटर सर्विस जारी कर दूंगा, जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से जगदीशपुर जाने की सुविधा हो। इलाकों में लाखों बीघे ऊख बोई जाती है और उसका गुड़ या राब बनाती है। मेरा इरादा है कि एक शक्कर की मिल खोल दूं और एक अंग्रेज को उसका मैनेजर बना दूं। मैं तो इन लोगों को शुभ प्रबंध का कायर हूँ। हिंदुस्तानियों पर कभी विश्वास ना करें, भूलकर भी नहीं। ये इलाके को तबाह कर देते हैं, सेकी नहीं मारता। इलाके में एक बार राम राज्य स्थापित कर दूंगा, कंचन बरसाने लगेगा। आपने किसी महाजन को ठीक किया? मुंशी, हाँ, कई आदमियों से मिला था और वे बड़ी खुशी से रुपए देने के लिए तैयार हुए हैं। केवल यही चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर, हमने हामी तो नहीं ली है। मुंशी जी, नहीं, हामी नहीं भरी, लेकिन बगैर जमानत के रुपए मिलना मुश्किल मालूम होता है। ठाकुर, तो जाने दीजिए, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो टाली ना जा सके। अगर कोई मेरा विश्वास पर रुपए दे तो दे दे, लेकिन रियासत की इंच पर भी ज़मीन रहन नहीं कर सकता। मैं फाके करूँ, बिक जाऊँ, लेकिन रियासत की आँच ना आने दूंगा। हाँ, इसका वादा करता हूँ कि रियासत मिलने के साल भर बाद ही कौड़ी कौड़ी सूद के साथ चुका दूंगा। सच्ची बात तो यह है कि मुझे पहले ही मालूम था कि इस शर्त का कोई महाजन रुपए देने पर राजी ना होगा। ये बला के चीमड़ होते हैं। मुझे तो इनके नाम से चिढ़ आती है। मेरे वंश चले तो आज इन सबों को तोप से उड़ा दूं। जितना डर मुझे इनसे लगता है, उतना सांप से भी नहीं लगता। इन्हीं के हाथों आज मेरी ये दुर्गति हुई है। नहीं तो इस बीती गई दशा में आदमी होता। इन नर 25 ने सारा रक्त चूस लिया। पिताजी ने केवल 5,000 लिए थे, उनके 25,000 हो गए। और मेरे 3 गांव, जो इस वक्त 2 लाख क्यों सस्ते थे, नीलाम हो गए। पिताजी का मुझे यह अंतिम उपदेश है कि कर्ज कभी मत लेना। किसी शौक में उन्हें देह त्याग दी। यहाँ अभी यह बातें हो रही थी कि जनान खाने की कला शब्द आने लगे। मालूम होता है कि कई स्त्रियां ने संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब ने कखर्ष शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे में बल पड़ रहे थे, मुख तेजहीन हो गया। यही उन्हें जीवन की सबसे तरुण व्यर्था थी। यही कांटा था जो नृत्य उसके हृदय में खटका करता था। उनकी बड़ी स्त्री का नाम बासुमती था। वह अत्यंत गर्वशील थी, नाक पर मक्खी भी ना बैठने देती। उनकी तलवार सदैव म्यान की बाहर रहती थी। वह अपनी सब पत्नियों पर उसकी भांति शासन करना चाहती थी, जैसे कोई सास अपने बहुओं पर करती है। वह यह भूल जाती थी कि उनकी बहुएं नहीं, सब पत्नियां हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, उस पर प्राण देती है। किंतु उसकी इच्छा के विरुद्ध जरा भी कोई बात हो जाती है तो सिरनी की विकराल रूप धारण कर लेती है।
दूसरी स्त्री का नाम रामप्रिया था। यह रानी जगदीशपुर की सगी बहन थी। उनके पिता पुराने खिलाड़ी थे, 2 दस्ती झाड़ते थे, दुधारी तलवार से लड़ते थे। रामप्रिया दया और विनय की मूर्ति थी, बड़ी विचारशील और वाग्धूम। जितना कोमल अंग था उतना कोमल हृदय भी था। वह घर में इस तरह रहती थी मानो थी ही नहीं। उन्हें पुस्तकों की विशेष रुचि थी, हरदम कुछ न कुछ पढ़ा लिखा करती थी, सबसे अलग विकल रहती थी, ना किसी को लेने में, ना किसी को देने में, ना किसी से पैर, ना प्रेम। तीसरी महिला का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब की उन पर विशेष प्रेम था और वह प्राण परम की सेवा करती थी। इससे प्रेम की मात्रा अधिक थी और माया की भी इसका निर्णय करना कठिन था। उन्हें यह असहाय था कि ठाकुर साहब उनकी सोतों के बीच भी करे। बसुमती का कर्षा होने पर भी मलिन हृदय न थी। जो कुछ मन में होता था वह मुख में, एक बार मुंह में से बात डालने पर भी उसके हृदय में कोई भी चिन्ह न रहता था। रोहिणी देश को पालती थी, जैसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है। वह जितना मुंह से कहती थी उनसे कहीं अधिक मन से रखती थी। ठाकुर साहब अंदर जाकर बासुमती से कहा, तुम घर में रहने दोगी या नहीं? जरा भी शर्म लिहाज नहीं कि बाहर कौन बैठा हुआ है। बस जब देखो संग्राम मचा रहता है। किस जिंदगी से तंग आ गया, सुनते सुनते कलेजा में नासूर हो पड़ गए। बासुमती, कर्म तो तुमने किए हैं, भोगेगा कौन? ठाकुर, तो जहर दे दो, जला जलाकर मारने से क्या फायदा? बासुमती, क्या वह महारानी लड़ने के लिए कम थी कि तुम उसके पक्ष में लेकर आ दौड़े? पूछते क्यों नहीं क्या हुआ जो तीरों को बौछार करने लगी? रोहिणी, आप चाहती क्या हैं कि कान पकड़कर उठाऊं या बैठाऊं? तो यहाँ कुछ आपके गांव में नहीं बसी हुई है कि कोई आपसे थर थर काँपा करे? ठाकुर, आखिर कुछ मालूम भी तो हो क्या बात हुई? रोहिणी, वही जो रोज होती है। मेरी हिरिया से कहा जरा मेरे सिर पर तेल डाल दे। मालकिन ने उसे तेल डालते देखा तो आग हो गई। तलवार खींचे हुए आ पहुंची और हाथ पकड़कर खींच ले गई। आज आप निश्चित कर दीजिए कि हिरिया उन्हीं की लौंडी है या मेरी भी। यह निश्चय किए बिना आप यहाँ से न जा पाएंगे। बासुमती, ये क्या निश्चय करेंगे? निश्चय मैं करूँगी। हरिया मेरे साथ मेरे नैहर से आई है और मेरी लौंडी है, किसी दूसरे का उस पर कोई दावा नहीं है। रोहिणी, सुना आपने? हरिया पर किसी का कोई दावा नहीं है, वह अकेली उन्हीं की लौंडी है। ठाकुर, हरिया इस घर में रहेगी तो उनसे उस सबका काम करना पड़ेगा। बासुमती यह सुनकर चल उठी, नागिन की भांति फूंक कर बोली, इस वक्त तो अपने चहेती रानी को ऐसी डिग्री कर दी कि मानो राजा उन्हीं के राज्य है। ऐसे ही न्यायशील होते तो संतान के मुंह देखने को ना तरसते। ठाकुर साहब को ये शब्द बांध से लगे, कुछ जवाब ना दिया। बाहर आकर कई मिनट तक महाहर्त दशा में बैठे रहे। बासुमती इतनी मुंहफट है कि उन्हें आज मालूम हुआ। सोचा, मैंने तो ऐसी बात नहीं कही थी जिस पर इतना छल्ला चाहती। मैंने क्या बुरा कहा कि हरिया को सबका काम करना पड़ेगा? अगर हरिया केवल उसी का काम करती है तो 2 महारानियां और रखनी पड़ेगी। क्या बासुमती इतना भी नहीं समझी? ताना ही ताना देना है तो अगर कोई लगती हुई बात कह देती तो कठोर से कठोर आघात होता, तो वह मुझ पर कर सकती थी। ऐसी स्त्री का तो मुंह न देखना चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, ज्योतिषी की भविष्यवाणी के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या वह हमेशा सच निकालते हैं? मुंशी जी असमंजस में पड़े और क्या जवाब दूं, कैसे जवाब रुचिकर होगा, यही उनकी समझ में न आया। अंधेरे में टटोलते हुए बोले, यह तो उसकी विद्या की विषय में कहा जा सकता है जहाँ अनुमान से काम ना लिया जाए। ज्योतिषी के बहुत कुछ पूर्व अनुमान और अनुमान ही से काम लिया जाता है। ठाकुर, बस ठीक यही मेरा विचार है। अगर ज्योतिष मुझे धनी बतलाएं तो यह अवश्य नहीं कि मैं भी धनी हो जाऊं। ज्योतिष के धनी कहने पर भी संभव है कि मेरी जिंदगी भर कौड़ियों का मोहताज रहूं। इसी भांति ज्योतिष की दरिद्र लक्ष्मी की कृपा पात्र भी हो सकता है। क्यों? मुंशी जी को भी अब
पांव जमाने को भूमि ना मिली। संगीत भाव से बोले, हाँ, ज्योतिषी की धारणा जब मनुष्य में से बदली जा सकती है तो उसे विधि का लेख क्यों समझा जाए। ठाकुर साहब ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अनुष्ठानों पर आपका विश्वास है? मुंशी जी को जमीन मिल गई। बोले, अवश्य। विशाल सिंह यह तो जानते थे कि अनुष्ठानों से शंका का निवारण होता है। शनि, राहु आदि का समन करने के अनुष्ठानों से परिचित थे। बहुत दिनों से मंगल का व्रत भी रखते थे, लेकिन इन अनुष्ठानों पर जब उन्हें विश्वास न था तो वह ऐसा अनुष्ठान करना चाहते थे जो किसी तरह निष्फल ही ना हो। बोले, यदि आप यहाँ के किसी विद्वान ज्योतिषी से परिचय हो तो कृपया करके उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी, आज ही लीजिए, यहाँ एक से एक पढ़ के ज्योतिषी पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई गैर ना समझिए। जब जिस काम की इच्छा हो मुझे कहला भेजिए। सिर के बल दौड़ा आऊँगा। बाजार में कोई अच्छी चीज़ मंगानी हो तो मुझे हुक्म दीजिए। किसी वैद्य या हकीम की ज़रूरत हो तो मुझे सूचना दीजिए। मैं तो जैसे महारानी जी को ही समझता हूँ वैसे ही आपको भी समझता हूँ। ठाकुर, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। जरा रानी साहब का कुशल समाचार जल्द जल्द भेजिएगा। वहाँ आपके बिना मेरा और कोई नहीं है। आप भी मेरा भरोसा है। जरा देखिएगा कोई चीज़ इधर से उधर ना होने पाए। यार लोग नोच खचोट के शुरू कर देते हैं। मुंशी, आप इससे निश्चित रहें, मैं देखभाल करता रहूँगा। ठाकुर, हो सके तो जरा यह भी पता लगाइएगा कि रानी ने कहाँ कहाँ के कितने रुपए खर्च लिए हैं। मुंशी, समझ गया, यह तो सहज ही में मालूम हो सकता है। ठाकुर, जरा इसका भी पता लगाइएगा कि आजकल उसका भोजन कौन बनाता है। पहले तो उनके मौके से ही कोई स्त्री थी, मालूम नहीं अब भी वही बनाती है या दूसरा रसोइया रखा है। ब्रजधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव ताड़कर दृढ़ता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपका सेवक हूँ, पर रानी जी का भी सेवक हूँ, उनका शत्रु नहीं हूँ। आप और वह दोनों सिंह और शेरनी की भांति लड़ सकते हैं। मैं गीदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना अपमानजनक समझता हूँ। मैं यहाँ तक तो संघर्ष आपकी सेवा कर सकता हूँ जहाँ तक रानी जी की अहित होना हो। मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षुक हूँ। ठाकुर साहब दिल में शरमाए, पर इसके साथ मुंशी जी पर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बात बताते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपको गलत समझा। छी छी, मैं इतने नीच नहीं। मैं केवल इतना पूछता हूँ कि नया रसोइया कुलीन है या नहीं। अगर आप सुपात्र हैं तो वही मेरा भी भोजन बनाता रहेगा। ठाकुर साहब ने यह बात बताई तो उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया कि बात बनी नहीं। अपनी छेप मिटाने के एक समाचार पत्र देखने लगे। मानो उन्हें विश्वास हो गया कि मुंशी जी ने उनकी बात सच मान ली। इतने में हिरिया आकर कहा, मुंशी जी, बाबा मालकिन ने कहा है कि आप जाने लगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, ऐसी क्या बात हो गई जिसको कहने की इतनी जल्दी है? इन बेचारों को देर हो रही है। कुछ निठल्ले थोड़े ही हैं कि बैठे बैठे औरतों का रोना सुना करे। जा जरा अंदर बैठ। यह कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए और मानो मुंशी जी को विदा कर रहे थे। वह बासुमती ने उससे बातें करने का अवसर न देना चाहते थे। मुंशी जी को भी अब यह विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहाँ से चले तो दिल में एक शंका समाई हुई थी कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। हाँ, इतना संतोष था कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। यदि वह सच्ची बात कहने के लिए नाराज़ हो जाते हैं तो हो जाएं। मैं क्यों रानी साहब का बुरा चेतूँ? बहुत होगा, राजा होने पर मुझे जवाब दे देंगे। इसकी क्या निश्चिंता। इस विषय में मुंशी जी और अकड़कर बैठ गए। वह इतने खुश थे कि मानो हवा में उड़ रहे हो। उनकी आत्मा कभी इतने गौरवमंद न हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अध्याय में कंप्लीट करेंगे 7 अध्याय। लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड 7 लेके। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लग रही होगी कायाकल्प उपन्यास। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ किस चीज़ में मिस्टेक हो रही है।